My topic is about the diabetes in the pregnancy, which is known as gestational diabetes. From the obstetrics 10 teachers इसको हम डिस्कस करते हैं मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से हार्मोन्स आपको पता है कि इंक्रीज़ हो जाते हैं ना। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, कोर्टिसोल होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। ये एक्चुअली जो है मिल के क्या करवा रहे होते हैं, जो आपका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है मेनली, ये क्या कर रहा होता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है प्रेगनेंसी के अंदर। और दूसरा ये है कि ये ग्लूकोज लेवल ऑब्वियसली फिर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज नहीं जा रहा किसके पास, सेल्स के पास। सिंपल सी बात है। तो जब ग्लूकोज मदर के अंदर ज़्यादा होगा तो क्या वो ग्लूकोज प्लेसेंटा से क्रॉस करके बेबी के अंदर नहीं चला जाएगा, और फिर इतना ज़्यादा ग्लूकोज जो है बेबी के पैंक्रियाज में चला जाएगा और उसको पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता जाएगा कि ज़रा तुम इंसुलिन तो रिलीज़ करो, मुझे सेल्स के अंदर तो भेजो। अब बेबी के पैंक्रियाज के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आया हुआ है, वो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन रिलीज़ कर के बेबी के पैंक्रियाज बीटा सेल्स थक जाएंगे। दैट विल लीड टू प्रॉब्लम्स इन द बेबी इन द फ्यूचर ऑल्सो। सो एक तो मदर के अंदर भी हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट हो रही है और फिर बेबी के अंदर भी होगी। तो जब ग्लूकोज मदर का बढ़ेगा, मॉम का बढ़ेगा, तो बेबी का ग्लूकोज भी बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब इंसुलिन ज़्यादा होगी तो क्या होता है, आपको पता है इंसुलिन जो है ये क्या करवा रही होती है कि ये फ़ैट और इसके अलावा फ़ैट की जो है वो करवा रही होती है ना। इंसुलिन जब ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस होगी ना एक्चुअली, लेकिन इंसुलिन होगी तो उसकी वजह से फिर फ़ैट और ब्रेन की ग्रोथ होगी। मतलब बेबी के अंदर फ़ैट बढ़ जाएगा, ब्रेन की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, एक्सेसिव ग्रोथ होगी हर चीज़ की, जिसकी वजह से बेबी जो है वो मैक्रोसोमिक हो जाएगा। सो समझ आई कि बेबी मैक्रोसोमिक क्यों हो रहा है, ग्लूकोज के इंक्रीज़ होने की वजह से, फ़ैट एंड ब्रेन ग्रोथ। सो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी जो होती है, सबसे पहले आपको ये पता चला कि एक्चुअली हो क्या रहा है ना डायबिटीज़ में। और फिर हम दूसरा ये पढ़ते होते हैं कि डायबिटीज़ जो है ये दो तरह की होती है, एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है और एक जो है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। प्री जेस्टेशनल मतलब मदर को पहले से डायबिटीज़ थी प्रेगनेंसी से पहले, और जेस्टेशनल क्या होगी कि पहले प्रेगनेंसी से पहले कोई डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब जो है उसको डेवलप हो गई है डायबिटीज़, तो दैट इज़ द जेस्टेशनल डायबिटीज़। सो प्री जेस्टेशनल जो है ये हमारी जो है कंसेप्शन के वक्त होगी या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस के वक्त होगी, और मोस्टली इस दौरान जो है वो मिसकैरेज हो जाता होता है। अब डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी की बात करते हैं कि हमारा एम जो है वो क्या होना चाहिए इसमें। मतलब कि प्रेगनेंसी के अंदर हमने डायबिटीज़ को नहीं होने देना, ठीक है, या मदर को ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो हमने जो है उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके उसकी प्रेगनेंसी करवानी है, उसको कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करनी है कि तब तक अगर तुम डायबिटिक हो, एक डायबिटिक मदर जो है उसको तब तक कॉन्ट्रासेप्शन में रखना है जब तक उसकी डायबिटीज़ सेटल नहीं हो जाती, ग्लाइसेमिक कंट्रोल गुड नहीं हो जाता। क्योंकि डायबिटीज़ जो रिवर्स तो नहीं हो सकती, लेकिन गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा तो प्रेगनेंसी होना होए, वरना नहीं होए, तो ये बात आ जाती है। तो एम क्या होता है कि बेस्ट पॉसिबल ग्लाइसेमिक कंट्रोल होना चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी, और वुमेन को एजुकेट करना है अबाउट द इम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी कि तुम्हारी जो प्रेगनेंसी है उसके ऊपर तुम्हारी डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट होगा, तुम्हारे ऊपर भी, तुम्हारे बेबी के ऊपर भी, क्योंकि बेबी को बहुत सी बीमारियों होने के खतरा है। उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, हमें पता होना चाहिए, कार्डिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बेबी को जो है वो कंजेनिटल एनॉमलीज़ हो सकती हैं अगर डायबिटीज़ के अंदर तुम्हारी प्रेगनेंसी हो गई। तो ये जो चीज़ें होती हैं 42 डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर होती हैं। और आपको पता है पहले 42 डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है। तो उस दौरान अगर फ़ीमेल जो है, डायबिटिक फ़ीमेल जो है एक प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होगी, तो ये बेबी की मेलफॉर्मेशंस होने का बहुत खतरा है।
तो एडवाइस क्या करनी है एक डायबिटिक मदर को? क्या एडवाइस, अभी हम जेस्टेशन डायबिटीज़ की बात नहीं करें, एक ऐसी डायबिटीज़ की बात करें कि मदर पहले से डायबिटिक थी और हमने उसको क्या एडवाइस करना है? सबसे पहले तो उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना है कि उसका जो HbA1c लेवल है वो 42 मिलीमोल्स पर लीटर से कम होना चाहिए। फिर जब ऑप्टिमाइजेशन हो जाए ग्लाइसेमिक कंट्रोल की, तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऊपर हमने देखा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के रिस्क होता है डायबिटिक मदर के अंदर, बेबी के अंदर। तो उसके लिए फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा कि फॉलिक एसिड का एक आम जो बंदी है जिसकी प्रेगनेंसी हुई है उसको हम फॉलिक एसिड की अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन एक डायबिटिक फ़ीमेल मदर है तो उसको जो है मतलब प्रेग्नेंट फ़ीमेल है तो उसको हमने ज़्यादा अमाउंट देनी है फॉलिक एसिड की, हाई डोज देनी है। देन एडजस्टमेंट ऑफ अदर मेडिकेशंस के बहुत से ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो टेरेटोजेनिक होती हैं, ठीक है, और उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। तो स्टेटिन्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, उनके लेवल्स को मैनेज करना है, दूसरी मेडिकेशंस जो हैं। फिर कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ की हैं उनको सबसे पहले डिटेक्ट करना है और फिर उनको मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मदर है उसको रेटिनोपैथी स्टार्ट होगी हुई है डायबिटीज़ होने की वजह से, या उसको न्यूरोपैथी या नेफ्रोपैथी, उसकी किडनी ख़राब हो रही है, पहले से उसकी किडनी ख़राब है, और ऐसी मदर जो है प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है, तो वो जो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर प्रेजेंट है वो प्रोग्रेस करेंगी। रेटिनोपैथी है तो उससे ज़्यादा हो जाएगी, वो ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकती है। सो वी हैव टू असेस एंड मैनेज द कॉम्प्लिकेशंस। और इनके लिए फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की, कि नेफ्रोलॉजी यूनिट है तो वो किडनी यूनिट में जाएगी मेडिसिन में। फिर अगर उसको रेटिनोपैथी है तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट उसके साथ डील करेगा, न्यूरोपैथी है तो न्यूरो फिजिशियन उसको डील करेगा, ठीक हो गया, या उसको मेडिसिन वाले ट्रीट करेंगे। तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की हमें ज़रूरत है, और बिकॉज दीज कॉम्प्लिकेशंस कैन प्रोग्रेस फर्दर। फिर क्या है कि डायबिटिक थेरेपी जो है उसको इंटेंसिफाई करना है, और फिर कॉन्ट्रासेप्शन तब तक करनी है तब तक ग्लूकोज कंट्रोल अच्छा नहीं हो जाता। और इसमें हम जो इंसुलिन यूज़ करते हैं दैट इज़ सबक्यूटेनियस इंसुलिन पम्प्स एंड ग्लूकोज सेंसर्स, ठीक हो गया। तो समझ आई कि एडवाइस ऑफ मदर क्या है कि हमने दवाइयों को कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा देनी है, कौन सी रोकनी है, और उसको कॉम्प्लिकेशंस को कैसे असेस और ट्रीट करना है, मदर को क्या समझाना है कि कॉन्ट्रासेप्शन लेनी है तुमने, ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखना है, कौन से इंसुलिन लेनी है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, ठीक हो गया, ये एडवाइस हो गई हमारी मदर को। देन हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, ठीक है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द डायबिटीज़ इन द प्रेगनेंसी। तो आपको पहले से पता होगा कि अगर मदर जो है उसकी एज ज़्यादा है, या मदर जो है वो मतलब यहाँ पे टेबल को देखे बगैर अगर हम बात करें, मदर की एज ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मदर जो है वो ऑलरेडी डायबिटिक है, या उसको फैमिली हिस्ट्री है, या बहुत से और मसले, ठीक है, ओबीज़ है मतलब मोटी है, तो उसके अंदर ज़्यादा होगा चांस। तो एज ऑफ द वुमेन, फिर हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब पहले जो बेबी था उसमें भी इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी, ओवरवेट है, फिर रेस बहुत मैटर करती है, नंबर ऑफ़ प्रीवियस प्रेगनेंसीज जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ जाता है हमारे ओबेसिटी के साथ, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, फिर हैविंग पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इसमें भी आपको पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। फिर जो है ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर द, मैं इस तरह से कर लेती हूँ, रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग द जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस एक तो मदर की होंगी, डायबिटिक मदर की कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और दूसरे हमारे बेबी की होंगी। और डायबिटिक मदर को हम क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कि डायबिटिक मदर के अंदर चांस होता है ऑफ प्री क्लैम्पशिया डेवलपमेंट, ठीक हो गया। प्री क्लैम्पशिया के रिस्क फैक्टर में हमने देखा था कि वन ऑफ देम वाज द जेस्टेशनल डायबिटीज़। सो प्री क्लैम्पशिया, तो प्री क्लैम्पशिया के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही 12 हफ्ते होते हैं जेस्टेशन के, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो प्री क्लैम्पशिया को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट करवा देते हैं,
ठीक है, एज अ प्रोफिलैक्सिस। और फिर ये है कि मदर को क्या खतरा हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर उसको रेटिनोपैथी पहले स्टार्ट हो गई है तो वो प्रोग्रेस करेगी। तो हमने क्या करना है उसको इसको मतलब प्रिवेंशन भी मैंने साथ ही लिख दिया कि हम क्या करेंगे कि अगर चलो प्रेग्नेंट हो गई है अब तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, अब उसकी रेटिनोपैथी को प्रोग्रेशन से रोकने के लिए, मतलब रोकने के लिए नहीं कह सकते, हम उसकी प्रोग्रेशन को जो है स्क्रीन करेंगे, देखेंगे कि कहीं वो प्रोग्रेस तो नहीं कर रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 16 से 20 वीक्स के दरमियान में जो है वो स्क्रीनिंग करवाएंगे और फिर 28 वीक्स पे जो है वो स्क्रीनिंग करवाएंगे, रेटिनल स्क्रीनिंग करवाएंगे। ठीक हो गया। फिर हमारा आ जाता है कि मदर के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। इन्फेक्शन आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा है तो बैक्टीरिया खाने आ जाते हैं ग्लूकोज, तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं मदर को। फिर मदर को स्पीयर हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, स्पीयर हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, दैट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या इस तरह से। ठीक हो गया। फिर मदर को क्या हो सकता है, अगर हम बात करें, वो तो प्रेगनेंसी के दौरान मसले थे ना कि प्री क्लैम्शिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो जो है प्रेगनेंसी के दौरान मसले हमने डिस्कस किए हैं। अब प्रेगनेंसी हो गई, ठीक हो गया, ठीक सारा गुजर गया सारा सिलसिला, लेकिन अब आ गई क्या हमारी जो है वो मदर की डिलीवरी। ठीक है, तो अब इसके डिलीवरी में क्या मसला हो सकता है, इतना बड़ा बेबी है, मैक्रोसोमिक बेबी है, तो क्या आसानी से बाहर आ जाएगा? नहीं, हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करनी पड़ सकती है, हमें ऑपरेटिव डिलीवरी करनी पड़ सकती है, हमें सी सेक्शन करना पड़ सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा मदर के अंदर क्या चांसेस है फर्दर, ठीक है डिलीवरी भी हो गई, बेबी बाहर आ गया, अब फर्दर उसके अंदर क्या हो सकता है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ हो सकती है, नेक्स्ट उसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक हो गया। तो ये हमारी हो जाती हैं क्या हो जाती हैं कि रिस्क टू द मदर क्या है। ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यूज़ हैं, आपने अच्छे से कर लेने और बहुत ही आसान है। देखिए बेबी को क्या मसले हो सकते हैं, ऊपर हमने बात की मैक्रोसोमिक बेबी है, टेराटोजेनिक एबनॉर्मलिटीज़ मतलब कॉन्जेनिटल एनॉमलीज़ हैं। ठीक है, तो बेबी का CVS, बेबी का CNS, बेबी का फ़ैट मास इंक्रीज़ होगा, बेबी के न्यूरल डिफेक्ट्स होंगे। ठीक हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अगर इस बेबी की बात करें तो ये प्री मैच्योरिटी की तरफ, मतलब प्री मैच्योर पैदा होगा, या फिर हम के बात करें अगर कि इसको पेरीनेटल एस्फिक्सिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ जा सकता है। ठीक हो गया। इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की जो मेन कॉज़ है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में एक्चुअली चलो अभी बता देती हूँ कि वो जो सर्फेक्टेंट बनाने वाला एक मॉलिक्यूल होता है ना, ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये डायबिटीज़ के अंदर कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो बेबीज़ होते हैं इनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। इतनी सी बात याद रखें। ठीक हो गया। देन बेबी जो है उसको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेसीमिया। ठीक हो गया। पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। देन हाइपर विस्कोसिटी है, आयरन स्टोर्स कम हो जाते हैं, हाइपर बिलीरुबिनीमिया मतलब बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हाइपर विस्कोसिटी, मतलब ये सारी जो है मतलब हमारी आ जाती है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बेबी को होंगी। देन कार्डियोमायोपैथी, देन ट्रॉमेटिक बर्थ। देखिए अब बेबी पैदा हो रहा है तो ट्रॉमेटिक बर्थ होगी। बेबी को हम फोर्सेप्स डिलीवरी फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, तो बेबी को ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, या इतना बड़ा बेबी जो है पेल्विस से बाहर आ गया तो ट्रॉमा हो सकता है। ठीक हो गया। देन शोल्डर डिस्टोसिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेबी इतना बड़ा है कि उसका कंधा ही फंस गया है। ठीक हो गया, शोल्डर डिस्टोसिया के कॉज में हमने देखा था। देन स्टिल बर्थ, अगर मतलब बेबी जो है बिल्कुल मरा हुआ पैदा हुआ। ठीक हो गया। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बेबी के अंदर, जैसे मदर के अंदर डायबिटीज़ होने का बाद में खतरा था, बेबी के अंदर भी है कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, या ओबेसिटी हो सकती है। ठीक हो गया। अब आता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट। तो अब हमने करना है डायबिटीज़ को स्क्रीन। अभी तक हमने देखा कि डायबिटीज़ जो है वो क्या होती है। ठीक हो गया। इसका जो आपने जैसे हाइपरटेंशन में देखा था ना कि 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो होगी दैट विल बी डायबिटीज़। ठीक है, इन प्रेगनेंसी 20 वीक से बाद, ठीक है, दैट विल बी डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़। उससे पहले होगी तो वी विल नॉट कंसिडर दिस एज द डायबिटीज़। ठीक है, मतलब उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मदर को पहले से डायबिटीज़ थी। ठीक हो गया। तो ये एक बात आ जाती है। अब हमने करना है डायबिटीज़ को सबसे पहले स्क्रीनिंग करनी है, फिर हमने डायग्नोसिस करनी है। ठीक है, स्क्रीनिंग मतलब कि हम जस्ट स्क्रीन कर रहे हैं कि वेदर मतलब जस्ट एक स्क्रीनिंग कर रहे हैं
ठीक है, समझ आती है ना स्क्रीनिंग के जो नॉर्मली एपरेंट, हमें एपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, हेल्दी लग रही है फ़ीमेल, ठीक है, लेकिन हम चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं उसको शुरू में प्रिवेंट किया जा सके। नॉर्मल हेल्दी जो इंडिविजुअल्स होती हैं, फ़ीमेल्स होती हैं, उनमें स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक हो गया। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इट कैन बी डन एट एनी टाइम ऑफ द डे। किसी वक्त फ़ीमेल आ जाती है, उसने खाया हुआ है, नहीं खाया हुआ, डज़न्ट डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। और टेस्ट जो है उसमें हम क्या करते हैं कि उसको मदर आपके पास आई, किसी भी वक्त आपने उसको 50 ग्राम्स ग्लूकोज दिया और आपने 1 घंटे के बाद जो है उसका कैलकुलेट कर लिया कि उसकी शुगर कितनी है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सॉल्यूशन, होता है 50 ग्राम्स का, वो हम उसको देते हैं। तो इसको, इस वाले टेस्ट को, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसको हम OGCT कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, 50 ग्राम्स जो है वो ग्लूकोज देते हैं। अगर तो 50 ग्राम्स ग्लूकोज जो है 1 घंटे के बाद हमने चेक किया उसका शुगर लेवल, तो अगर 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम है, तो अगर 140 से कम है तो इसका मतलब कि उसको कोई रिस्क नहीं है डायबिटीज़ का, प्री डायबिटिक भी नहीं है। अगर 140 से ज़्यादा आ जाता है, इट मींस दैट उसके अंदर रिस्क है। स्क्रीनिंग टेस्ट हमने करवाया, उसके अंदर रिस्क है, अब आप उसको डायग्नोज करो, ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए जो हमारा टेस्ट होता है दैट इज़ OGTT, दैट वाज OGCT, दिस इज़ OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें एक्चुअली हम जो है फास्टिंग में करते हैं, रैंडम करते हैं और ग्लूकोज दे के करते हैं। इसको आपने मेडिसिन में भी पढ़ा होगा कि 75 ml ग्लूकोज ड्रिंक देते हैं, 2 घंटे बाद इंतज़ार करके ब्लड टेस्ट में ग्लूकोज लेवल चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा टेबल आ जाता है इसका कि फ़ास्टिंग में अगर एक नॉर्मल बंदा फ़ास्टिंग में आया आपके पास, ठीक है, तो उसका नॉर्मल जो ग्लूकोज होना चाहिए, नॉर्मल जो लेवल होना चाहिए वो 110 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर की बात की जा रही है। अगर 110 से 126 के दरमियान है तो दैट इज़ प्री डायबिटीज़, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और अगर वो 126 से ज़्यादा है तो दैट इज़ डायबिटीज़। फिर दूसरा आ जाता है 75 मिलीग्राम्स ग्लूकोज ड्रिंक हमने दिया और 2 घंटे बाद हमने चेक किया तो नॉर्मल जो होना चाहिए वो 140 से कम होना चाहिए। प्री डायबिटिक में क्या हो जाएगा, 140 to 199 होगा, और डायबिटिक्स में क्या होगा, 200 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 126 200 ये याद कर लें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अलावा आपको पता है HbA1c का लेवल चेक करते होते हैं, नॉर्मल रेंजेस होती हैं उसकी, और फिर उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमने मैनेज करना है डायबिटीज़ को, तो उसके लिए हमारी जो 4 मेन कैटेगरीज़ आती हैं, एक लाइफस्टाइल होता है फ़ीमेल का कि उसकी डाइट मैनेज करनी होती है, एक डायबिटिक फ़ीमेल की उसको एक्सरसाइज का कहना होता है, जो हमारी प्रेगनेंसी में उस तरह की एडवाइस करेंगे। उसको जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल का प्रिवेंट करना है, उसकी डाइट मैनेज करनी है और सब कुछ, ठीक है। वेट रिडक्शन कर लिया, इस तरह की चीज़ें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद इंसुलिन, फिर क्या है कि कुछ ड्रग्स लाइक मेटफॉर्मिन, एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग्स। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन है, ग्लाइबोराइड्स एक्सेट्रा, ठीक हो गया। ये हमारी सारी मेडिकेशंस हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, इसका मैं एक आपको चार्ट भी दिखाऊंगी बाद में, लेकिन अभी जो बुक की चीज़ें ना वो ज़रा देख लें 10 टीचर्स की। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जैसे हमने शुरू में देखा कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की हमें ज़रूरत पड़ती है, नर्सिस की, डाइटिशियन की और ऑब्स्टेट्रिशियन की, फिजिशियन की। तो मेन क्या है काम इन सब का कि उन्होंने ग्लूकोज कंट्रोल को ऑप्टिमाइज़ रखना है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है, खुद जो बंदा है उसने 7 टाइम्स अ डे, एक दिन में 7 मरतबा ग्लूकोज जो है उसका ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है। फिर इंक्रीज़ करनी है डोज ऑफ इंसुलिन एंड मेटफॉर्मिन सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। मतलब सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि रेजिस्टेंस इंसुलिन की पहले से ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि इंसुलिन की और मेटफॉर्मिन की डोज जो पहले हम दे रहे थे अब वो हमने उससे ज़्यादा कर देनी है, ठीक है।
इनका ये काम होगा। फिर रीनल और रेटिनल स्क्रीनिंग करते रहना है, फ़ीटल सर्विलेंस करती रहनी है, डिलीवरी का प्लान करना है कि हमने उसको सी सेक्शन के थ्रू डिलीवर करना है, कब करना है, और वजाइनल डिलीवरी करनी है या क्या करना है, ठीक है। फ़ीटल एनॉमली स्कैन करना है 19 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में। फिर कार्डिक आउटफ्लो ट्रैक्स उसमें देखने हैं हमने। फिर सीरियल ग्रोथ स्कैन्स करने हैं, बेबी का मतलब साइज़ वगैरह चेक कर लेना है। पॉलीहाइड्रोमनियोस, क्योंकि ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज की जगह पानी, जहाँ पे ग्लूकोज वहाँ पे पानी आएगा तो पॉलीहाइड्रोमनियोस, ठीक है। फिर टाइमिंग एंड मोड ऑफ़ डिलीवरी हम उसकी सेट करेंगे, जैसे हमने पहले कहा 38 to 39 वीक्स में हम डिलीवर कर देते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। सी सेक्शन हम करते हैं जब बेबी माइक्रोसोमिक हो गया हो, मदर को प्रीक्लैम्शिया हो गया हो, या इंडक्शन ऑफ लेबर हमने की लेकिन वो फेल हो गई है, तो फिर हम सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए कि आपने कब सी सेक्शन करना है, कब नॉर्मल डिलीवरी करनी है, और क्या इनकी सर्विलेंस वगैरह करनी है, और इन दवाइयाँ क्या देनी है, मॉनिटरिंग क्या करनी है, और सब कुछ ठीक हो गया। तो जो है ये है इफ़ेक्ट ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ पहले से मदर को थी और अब उसकी प्रेगनेंसी हो गई, तो क्या होगा, उसको नौज़िया वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाएगा, उसको ग्लूकोज कंट्रोल टाइट करना पड़ेगा, उसको इंसुलिन ज़्यादा लेनी पड़ेगी, उसको सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया होने का खतरा है या हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा है, उसको उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पार्ट से मैं इसके आपको यूकेस डिस्कस करवा लेती हूँ, तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट।